भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत की संस्कृति का सौंदर्य इसकी डाइवर्सिटी और इसकी विरासत में है। यहाँ भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, इन्हें प्रमोट किया जाता है। इसी समृद्ध विरासत को आप सबके सामने लाने की कोशिश है हमारा ये शो संस्कृति संवाद, जिसे साथ मिला है प्रसार भारती का, जिसमें आप देखते हैं देश की संस्कृति का वो रूप जिसे हम संजो कर लाते हैं आपके सामने हर हफ्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, पर उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की झलकियों पर। ये कलाकृतियां रूसी कलाकारों की रचनात्मकता को दर्शाती हैं और रूस के समकालीन कला जगत की झलक भी देती हैं। काशी क्षेत्र में इंसान के अस्तित्व की पहली निशानियां 12 लाख साल पहले तक मिलती हैं। मेरे वालिद के फरमाने के मुताबिक तो बहुत ही उनका बड़ा अजीम कंसेप्शन था। उन्होंने कैसे सुकेती गांव हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नाहन तहसील में बसा हुआ है। भारत में कला न सिर्फ गैलरियों या मंचों तक सीमित है, बल्कि ये हर व्यक्ति की रगों में बहती है। रिच हेरिटेज का ये जश्न इस देश को एक लय में बांधे रखता है। कला के क्षेत्र में आए दिन होने वाले कार्यक्रमों को आपके सामने लाने की हमारी कोशिश रहती है। हम हर हफ्ते अपने शो में जाने माने कलाकारों के परफॉर्मेंसेस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, एमिनेंट स्कॉलर्स द्वारा किसी सब्जेक्ट पर टॉक शो, इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च, भारत के महान विद्वानों की याद में मेमोरियल लेक्चर से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। सुर के साथ जब साज मिलता है तो संगीत जीवंत हो उठता है। इसीलिए संगीत में वाद्य यंत्रों का स्थान महत्वपूर्ण है। तबला, मृदंग, वीणा, सितार जैसे वाद्य यंत्र सदियों से भारतीय संगीत का अनिवार्य हिस्सा हैं। ये वाद्य यंत्र भारतीय संगीत को अद्वितीय बनाते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय केंद्र बंगलुरु ने नाद तरंगिनी कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्रों के योगदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें गुरु डॉक्टर सुमा सुधींद्र ने कर्नाटक संगीत में वाद्य यंत्रों की भूमिका पर व्याख्यान दिया। The main instruments of Carnatic music traditionally are veena, gotuvadyam, which I have forgotten to mention there, flute, mridangam, khanjira, nadaswaram, tawil and ghatam. All these instruments are handmade. No two instruments look alike and no two instruments sound alike. अभिलेखागार किसी देश की स्मृति के रूप में कार्य करते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास, संस्कृति से परिचित कराने का काम करते हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में कश्मीर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों तथा संस्कृति पर आतंकवाद के प्रभाव पर पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अपने विचार रखे। When we talk of cultural heritage, it is not a singular thing. It's not only related to tangible. We shouldn't associate it only with the buildings. It is both tangible and non-tangible. इस अवसर पर माइक्रोफिल्म्स और हस्तलिखित दस्तावेजों का विवरणात्मक कैटलॉग दर्शना वॉल्यूम 4 भी लॉन्च किया गया। सेना
अगर कोई धरोहर की रक्षा का काम कर रही है या मानवाधिकार की रक्षा का काम कर रही है तो ये सेना के काम का एक नया डायमेंशन है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। इन संबंधों को और मजबूती प्रदान करने के लिए IGNCA में एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें रूसी कलाकारों की पेंटिंग, प्रिंट्स और फोटोग्राफ के संग्रह को प्रदर्शित किया गया। ये कलाकृतियां रूसी कलाकारों की रचनात्मकता को दर्शाती हैं और रूस के समकालीन कला जगत की झलक भी देती हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन रूसी संघ दूतावास के मंत्री सलाहकार और मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने किया। कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है टीवी की इस ताकत को ध्यान में रखते हुए IGNCA ने संसद टीवी के साथ समझौता किया है। इससे भारतीय कला और संस्कृति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस समझौते के अंतर्गत IGNCA द्वारा बनाए गए कार्यक्रम संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे और संसद टीवी IGNCA के आर्काइव का इस्तेमाल कर सकेगा। इससे दर्शक भारतीय कला और संस्कृति की विविधता से परिचित होंगे। हमारा ये मानना है कि IGNCA की जो बहुत बड़ी धरोहर है, जो कला और संस्कृति से संबंधित धरोहर है, उसको संसद टीवी के साथ इस MOU के माध्यम से एक व्यापक प्रचार प्रसार के अवसर प्राप्त होंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि संसद टीवी और IGNCA के बीच में ये MOU हम लोग ने साइन किया है। उसके तहत जो कोलैबोरेशन है, जो IGNCA के प्रोग्राम्स हैं, वो हम लोग अपने संसद टीवी चैनल पर दिखाएंगे। हिंदी में देश को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता है। यही कारण है कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब तो ये वैश्विक भाषा बन गई है। आज ये शिक्षा, साहित्य, संचार और व्यवहार के साथ साथ व्यापार की भी भाषा है। भारत सरकार हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चला रही है। कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में IGNCA के राजभाषा विभाग ने हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में कार्यालय के कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के बारे में विस्तार से बताया गया। भारतीय संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। संगीत और नृत्य के क्षेत्र में हमारे प्रसिद्ध कलाकारों ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इसी ट्रेडिशन को निभाते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दीक्षा कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है, जिसमें हमारे देश के जाने माने कलाकारों के सामने उनके शिष्य अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको मिलवाएंगे भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना और संस्कृति विदुषी सोनल मानसिंह जी से, जहां उनके शिष्यों ने अपने प्रदर्शन से उनको गुरु दक्षिणा दी। तो आइए देखते हैं कैसे सोनल मानसिंह जी के शिष्य अपनी कला के माध्यम से गुरु दक्षिणा पेश कर रहे हैं।
कहते हैं सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। फिल्में सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करती बल्कि हमारे आइडियाज को बदल के हमें इंस्पायर भी करती हैं। और जब जिक्र काशी का हो तो फिर तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। काशी एक ऐसा शहर है जो समय की सीमाओं से ना एकदम परे है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी बसी है, चाहे वो घाटों की सुबह हो या सूर्योदय के साथ घाटों पर चहल पहल हो, या फिर शाम की गंगा आरती हो जो एक अद्भुत नज़ारा पेश करती है। फिल्म निर्माताओं के लिए तो काशी सिर्फ एक लोकेशन नहीं है बल्कि पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है। सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में आज हम आपको दिखाएंगे काशी की ऐतिहासिकता पर बनी एक खास फिल्म। काशी या वाराणसी दुनिया के ऐसे सबसे पुराने नगरों में से एक ऐसा नगर जो तब से वैभव से भरा रहा है जब दूसरे प्राचीन शहरों की कल्पना तक नहीं की गई थी। काशी क्षेत्र में इंसान के अस्तित्व की पहली निशानियां 12 लाख साल पहले तक मिलती हैं। पवित्र धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं और पौराणिक गाथाओं के जरिए भी हमें पता चलता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। जब हम गंगा नदी के किनारों पर पहुंचते हैं तो काशी को दिया गया नाम महाश्मशान स्पष्ट हो जाता है। इस नगर को इसके भौतिक रूप में ही एक अत्यंत पवित्र तीर्थ नहीं माना जाता, आध्यात्मिक स्तर पर भी इसका बड़ा महत्व है। यहाँ कोई आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। बिग बैंग और पृथ्वी के निर्माण के साथ ही अरबों साल के दौरान जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल बनी। पेंजिया यानी महाखंड नाम का महाद्वीप बट गया। लॉरेशिया और गोंडवाना का एक भाग एशिया इससे टकराया, जिससे हिमालय का जन्म हुआ। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों को जीवन देने निकल पड़ती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करते हुए पहली बार चुनार में विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलती है और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय उत्तर में वाराणसी की ओर मुड़ जाती है और इस लक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। काशी क्षेत्र में मानव जीवन की पहली निशानियां बेलन घाटी में 12 लाख साल पहले मिलती हैं, जहां पाषाण काल वाले मानव के औजार मिले हैं। अन्य शहर सैन्य या राजनीतिक केंद्रों के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन काशी के आज तक लगातार सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाले नगरों में से एक होने की एक वजह यह भी है कि इसकी बढ़वार व्यापार पर आधारित रही है और उसके साथ वो संसाधन जुड़ते रहे जिनकी जरूरत शिक्षा की एक पद्धति को संभालने, कलाओं, संगीत और संस्कृति को संरक्षण देने और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म और आध्यात्मिकता की सहायता के लिए पड़ती है। जब चीन का एक यात्री फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान काशी और सारनाथ आया तो उसने यहाँ मिलने वाले 4 बड़े स्तूपों और 2 मठों के बारे में लिखा। शिव या विश्वनाथ के पहले दर्ज मंदिर का निर्माण 490 ईस्वी में हुआ था, यानी फाहियान की यात्रा के दौरान। काशी में आदि शंकराचार्य के आगमन से ब्राह्मण विचारधारा पुनर्जीवित हुई। यहाँ उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर अपने भाषण पूरे किए और अद्वैत की स्थापना की। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पवित्र तीर्थों की भी स्थापना की। इससे पूरे देश में एक औपचारिक तीर्थ मार्ग बन गया। संत तुलसीदास ने काशी के घाट पर रामचरितमानस पूर्ण की, जो आज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों में से एक है। इससे शैववाद और वैष्णववाद के बीच का करीबी रिश्ता और मजबूत हुआ। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में मौजूदा विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। नगर ने फिर से अपना पूर्व गौरव प्राप्त किया और यहाँ की शिक्षा प्रणाली में फिर से जान डाली गई। माना जाता है कि 1760 और 1800 के बीच शहर में लगभग 500 मठों का निर्माण किया गया था। 1904 में महान समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय ने एक आधुनिक हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अभियान चलाना शुरू किया, जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच लाभकारी अंतःक्रिया के लिए एक मंच मुहैया कराने वाला था। एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए
सेंट्रल हिंदू कॉलेज दे दिया। अनंत काल से दूर दूर से लोग वाराणसी आते रहे हैं। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है और इसी वजह से पूरे भारत और पूरी दुनिया से लोग उस शहर में आते हैं जो समय की सीमाओं में कभी बंधा नहीं रहा। There is no knowledge superior to music. इसीलिए संगीत को भारतीय संस्कृति की आत्मा भी कहते हैं। ये बात वेदों और प्राचीन ग्रंथों में भी कही गई है। तो आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध ध्रुपद गायक उस्ताद फहीमुद्दीन डागर साहब की। उस्ताद फहीमुद्दीन डागर एक ऐसा नाम जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ध्रुपद गायकी के इस महानायक ने अपने संगीत से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अपने संगीत के माध्यम से वो शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति कराते हैं। उनकी गायकी में न सिर्फ स्वर और ताल का अद्भुत संगम है बल्कि उसमें एक अद्वितीय आध्यात्मिकता भी झलकती है। मैंने नहीं कहा। हाँ, ठीक फरमाया। ये है वो सिलसिले कि जिसको आप समझें कि बुजुर्गवारों ने फरमाया कि जो ही मात्रा लेके सो ही सुर के जाना। हम जो भी राग शुरू करते हैं हम उसको ज़हनी तौर पर अंदर से इनर वे में हम उसको कायम करते हैं। मेरे वालिद के फरमाने के मुताबिक तो बहुत ही उनका बड़ा अजीम कंसेप्शन था। उन्होंने कैसे दर्शन किए होंगे। लिहाजा वो फरमाया करते थे जब तालीम दिया करते थे, अरे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है यानी स्वर को, क्या लताफत होगी, क्या मकाम होगा। वो फरमाते थे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है, अरे बेटा ये तो देखने से मैला हो जाता है, राग तेरे आंखों में ना उतरा तो तू क्या गाएगा। तो मतलब कहने का है कि राग को जो है साक्षात रूप में देखा जाता है, रूहानियत के बेसिस। आपके घराने में ये मान्यता है कि फ़कत ध्रुपद गायन में ही नहीं बल्कि आलाप में भी 4 सेगमेंट्स होते हैं, अस्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी। तो ये मेरे लिए तरह नई सी बात है, पहले इस पर रोकती डालने करा से। सवाल ये है कि राग को हम जो है कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं, वो होगा। हम राग को पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं। इसलिए हम राग की बढ़त नहीं करते, हम राग का विस्तार करते हैं। बढ़त सरगम की होती है जो 5040 में जाके खत्म है। जिसका नाम विस्तार है वो अनंत है। समय के साथ कलाकारों के अपने अपने मूड के अनुसार, जो भी वातावरण है उसके अनुसार, बुजुर्गों का जो कौल है, जैसे कि हमारे परम गुरु बाबा स्वामी हरिदास जागुर तानसेन जी ने फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर सुर की शुद्धता का क्या मयार है, क्या मकाम है। आपने फरमाया जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना सुर सच्चा। कि इसको आम तौर पर लोग ध्रुव तारा जो है उसके मानिंद इसको कहा जाता है कि ये उसकी यानी अटल है और उसूलों का पूरा पाबंद है। तो जाहिर बात है कि जो बाउसूल होता है वो जब कदम रखता है तो बाउसूल कदम होता है। तो ध्रुपद को पद भी आप कह सकते हैं कि उसकी जो पद यात्रा है वो हक के ऊपर है, सत्य के ऊपर है। इसको पद भी कहते हैं, कदम भी कह सकते हैं आप, इसलिए ध्रुव पद। लोगों के सामने ये भी है कि ध्रुपद बहुत भयानक चीज है। खुद सुन के देखें कि कितना भयानक है, कितना शाह मुरैद ये रूह का सिलसिला है, मशीनी का सिलसिला नहीं। लिहाजा हम मजबूर हैं इस सिलसिले में, क्योंकि हम चाहते हैं वो क्रीम दुनिया के सामने आए।
वरना इस शब्दों के अंदर क्या है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दुनिया में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के सिलसिले मौजूद है, लेकिन ये सीधे साधे के भजन मन विश्वनाथ जैसे मनावे, देख याहू ने ननते जहां जहां मन जावे, शयन करत प्रयनाम जान, निद्रा लेत ज्ञान रे ध्यान, चलत फिरत प्रदक्षिण मन, जहां तहां मन आवे जावे, भजरे मन विश्वनाथ। वारो री मैं गन वारो री मैं गन गो बान वारों पल गन पे वारों री में भारत गांव में बसता है। देश में आज लगभग 6.5 लाख गांव हैं। अगर भारत को जानना है तो गांव को जानना होगा, और इसी उद्देश्य के साथ शुरू हुआ नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, जो भारत सरकार की एक अनूठी पहल है, जिसमें देश के सारे गांव का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इस अभियान को नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर, और अपने इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं भारत के किसी एक गांव की अनोखी संस्कृति और वहां की विशेष लोक कला। तो आज मेरा गांव मेरी धरोहर में देखिए हिमाचल प्रदेश के सुकेती गांव को, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के कारण जाना जाता है। सुकेती गांव हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नाहन तहसील में बसा हुआ है। सन 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार गांव में कुल 256 घर हैं और यहां की कुल जनसंख्या 1262 है। यहां स्थानीय रूप से हिंदी और पहाड़ी भाषा बोली जाती है। यहां की साक्षरता दर 76.72% है। गांव में एक प्राइमरी विद्यालय और एक पशु चिकित्सालय मौजूद है। सरकारी योजनाओं के योगदान से यहां बिजली, रसोई गैस, शौचालय, पक्की सड़क और स्वच्छ जल की सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। सुकेती के निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि, मजदूरी और पर्यटन से संबंधित रोजगारों पर आश्रित हैं। पतांडे, सिड्डू और अस्कलियां यहां के लोकप्रिय व्यंजन हैं। यहां स्थित सुकेती जीवाश्म पार्क को शिवालिक जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क का उद्घाटन सन 1974 में किया गया था। सुकेती के नजदीक स्थित पौड़ी वाला शिव मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर रावण ने स्वर्ग जाने की सीढ़ी का निर्माण किया था। सुकेती गांव प्रकृति की अतुल्य सुंदरता समेटे हुए है। यहाँ मिले हजारों लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म और धार्मिक मान्यताएं इस गांव को पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थल बनाते हैं। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। IGNCA संस्कृति मंत्रालय और प्रसार भारती की हमारी ये कोशिश। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, लेकिन आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप अपने सजेशंस हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है ये। वैसे आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के इसी मंच पर हमारे स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ।
जो आपको रूबरू करवाएगा भारत की विशाल संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।